वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमोद है जमुनिवा साथियों साथी भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस मानवता उठाता। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। साथियों, आज का हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है कि भारत के लोग इस गुलामी की दलदल से और गरीबी की दलदल से कैसे बाहर निकलेंगे। तो इसमें हमारे बहुत ही अच्छे मतलब स्पेशल गेस्ट आज के डॉक्टर मिथुन कुमार जी जुड़े हैं। इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। जी भाई साहब, आपका मिथुन कुमार जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। जी सत श्रीकाल जी सब। जी, आज हमने टॉपिक रखा भारत के लोग कैसे निकलेंगे इस गुलामी की दलदल और गरीबी की दलदल। दलदल में आपको पता दलदल किसे कहते हैं? दलदल उसको जी कहते हैं जिसमें एक आदमी फंस जाता है, फिर निकलने का कोई नाम नहीं रहता। तो ऐसा ये 5,000 साल से चल रहा है यहाँ पर सिस्टम। लेकिन अभी जो हालात बने हैं, अभी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन अभी प्रयास नहीं कर रहे हैं इंसान हमारे जो है। तो इस क्या क्या देखते हैं हमारे जो लोगों की हालात है वो गरीबी में और इसमें भुखमरी में कैसे देश चला रहा है? जी ये तो देश की बड़ी गंभीर समस्या बन गई है। गरीबी और भुखमरी जो है बड़ी गंभीर समस्या है देश की। और ये गंभीर समस्या इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिनके हाथों में सत्ता है वो प्रॉपर तरीके से देश नहीं चला पा रहे हैं। और दूसरा है कि जो वोट बैंक, उसमें जो लोगों को जो अवेयरनेस होना चाहिए कि हमको वोटिंग किसको करना चाहिए और किस तरह से वोटिंग होना चाहिए, तो उसके बारे में प्रॉपर जानकारी न होने की वजह से भी हम किसी को भी चुन के देते हैं। जो ताकतवान सरकारें बनती है, वो ताकतवान सरकारें अपनी विचारधारा चलाने के लिए सरकार को चलाती है। और जिसके माध्यम से इस देश के अंदर में जो मजलूम जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा गरीबी और बेहतर और बहुत ही बुरी हालत से अभी देश गुजर रहा है। जी। मेरे ख्याल से तार हटा दीजिए, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। जी तो जैसे हम देखते हैं इसमें कि मतलब इसमें अभी जो कहते हैं ना कि जो राज सत्ता में उनको सत्ता चलाने का मतलब आती नहीं या ऐसा हो रहा है, वो जी उसको देखते हैं। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि हर इंसान अच्छा इंसान है जो हाईएस्ट एजुकेटेड है, जानकार है, वो ये कहता है राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें नहीं जाना चाहिए। ये बोलते हैं ना। हाँ हाँ, सभी बोलते हैं पर ऐसी बात तो नहीं है। तो जब गंदी चीज में गंदे लोग जाएंगे हैं, तो गंदे लोग वहां गंदगी फैलाएंगे, फिर उसमें आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं कि वहां उनको सरकार चलाने नहीं आती है? जी बिल्कुल। ये तो कथन हो गया है काफी काफी जगह पे। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो राजनीति से ना बहुत भागते हैं दूर। जो कि जी राजनीति के बारे में तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। और वैसे भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस। उसमें पॉलिटिकल साइंस में आपको स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या फिर नेशनल लेवल में जो संसद होती है उसके बारे में रूबरू करा दिया जाता है। तो जब ये रूबरू कराते हैं तो हम जब 18 साल कंप्लीट होते हैं तो 18 साल होने के कंप्लीट होने के बाद में हम एक चुनाव, किसी को भी चुनाव कर सकने के लिए एक सक्षम नागरिक बनते हैं। तो जी हमारा वोट का अधिकार अगर हमको पता हो उस समय में, जब हमको पॉलिटिकल साइंस की किताब हम जब पढ़ते हैं उसी समय पे हमको ये पता हो कि हमको वोट का अधिकार किसने और किस लिए दिया है और वो कैसा मिला है। अगर इस बात की जानकारी अगर हम होती है तो हम सक्षम नागरिक बनते हैं। और सक्षम नागरिक बनने के बाद में हम जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके बारे में भी हम रूबरू हो सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या सही है और क्या बुरा है। लेकिन ये एक मैसेज इस तरह से प्रोपोगंडा किया हुआ है जो पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में इस तरह से कील जैसे जमा हो गया है कि राजनीति जो है बहुत गंदी है। तो मैं तो यही मतलब मैं तो यही बार बार किसी को भी सवाल पूछता हूँ कि अगर गंदी राजनीति है तो भले भले अच्छे पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियन जो लोग हैं, उनके बच्चे फिर वो पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हैं अगर वो गंदी है राजनीति। जो कि उनको पता है कि राजनीति अच्छी है, राजनीति से हम लोगों का भला कर सकते हैं और भला करने के लिए लोग राजनीति में आते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर वो राजनीति से दूर जाएंगे तो फिर जो समाज को मार्ग दिखाने का काम है, जिनके ऊपर में जिम्मेदारी है कि पढ़े लिखे लोग आगे बढ़कर समाज को एक नई दिशा देने का काम करना चाहिए, तो ये इससे दूर जाएंगे। बाकी जो पढ़े लिखे समाज के जो लोग हैं
वो इससे जी दूर जाएंगे तो बाकी जो अशिक्षित समाज है उसको दिशा कौन देगा? ये मैं जी बार जी बार सवाल पूछते रहता हूँ। जी जी। नहीं, इसमें ये भी तो गलती मान सकते हैं भाई, पढ़े लिखे लोगों की गलती है वहां पर, वो अगर वो नहीं गए तो फिर तो गंदे लोग तो जाएंगे वहां पर। अब जी गंदे जाएंगे, बिल्कुल। गंदगी फैलाएंगे, तो इसका मतलब हमने कि ये सब कम से कम 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था भाई, जी जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके निकम्मेपन के कारण ये लोग गए यहाँ पर। उन्होंने निकम्मापन दिखाया तो ये फिर कोई ना कोई तो राजनीति संभालेगा। अगर हमने भी एक बिल्कुल। गाना भी लिखा है इसमें, तकरीबन अभी गाना मेरा इंग्लिश में हिंदी में है वो, हमने पूरे वर्ल्ड के नौजवानों को संदेश दिया भाई, अगर जी पूरे वर्ल्ड को शेप करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड को सुख शांत मतलब सुख पहुंचाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को शेप करना चाहते हैं, अपने भविष्य को सारा कुछ करना चाहते हैं, तो आज ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए। मतलब सच्चाई और ईमानदारी और मतलब इससे पूरे दिल से उसको इस्तेमाल कर, मतलब राजनीति में जाए। ताकि मतलब अगर एक आदमी, एक गंदा इंसान एक 1 करोड़ आदमी की जिंदगी खराब कर सकता है, तो एक सच्चा इंसान जाकर के तो 101 करोड़ की जिंदगी क्यों नहीं बचा सकता? बिल्कुल बच्चों। नहीं, मोदी को देख लो, मोदी ने पूरे देश को नाक से चने चबा रखे हैं। तो इसमें जी जो है ये गलती हम लोगों की भी है, हम लोगों ने जो बिल्कुल। काम किया तो उसके बाद, तो अगर 100 नौजवान, चलो जो पिछली बार गलती हो चुकी है वो तो हो, जो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी भी अगर 100 नौजवान खड़े हो जाते हैं पूरे देश से, इसमें राजनीति में ईमानदार, सच्चे ईमानदार हो तो पूरे 100 करोड़ की जिंदगी सुधार सकते हैं। तो इसमें नौजवानों की, तो आप जैसे हालात बने हैं फिलहाल, इसमें अब नौजवानों को कैसे, किस तरीके से देखते हैं, नौजवान क्या कर रहे हैं इसके लिए, देश को बचाने के लिए, भविष्य को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं नौजवान? कुछ लोगों की टीम जो है, कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छे सुजान नागरिक है, वो चाहते हैं कि देश का भला हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और मेरे साथ में भी कुछ ऐसी टीम है, जैसे हम जो इसको हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक्सपर्टाइज जो होना चाहिए हमारे अंदर। तो जी पॉलिटिक्स एक्सपर्टाइज में हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां जो है, जो देश के अंदर में अच्छा काम कर रही है, उनको हम सपोर्ट करते हैं। उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए हम काम करते हैं। और स्ट्रेटेजी जो होती है उसमें सर्वे होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, मिक्स मेथड्स अप्लाई करते हैं, उसका मेथोडोलॉजी किस तरह से होना चाहिए उसके लिए हम बना के देते हैं प्लान। और इसी के साथ में अगर उसमें अलग अलग सर्वे होता है, कास्ट बेस्ड सर्वे होता है, रिलीजियस बेस्ड सर्वे होता है, तो ये सर्वे का इम्पोर्टेंस किस लिए है? जैसे सेंसस होता है, उसमें बहुत सारा जो सर्वे होता है, उसी के जी उसी के लगभग, अगर किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चुनाव में खड़ा होना है और उसको जीतना है, तो ये जो सेंसस जैसे होता है उसमें जो सर्वे होता है, वो सर्वे इम्पोर्टेंस क्यों होता है, हम उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। जी और ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, तो पैन लेवल इंडिया पे हम ये चाहते हैं कि इस तरह से सर्वे हो, और उसमें हम सपोर्ट करते हैं। इवन आपका बैनर कैसे होना चाहिए, आपने कौन सी भाषा में बात करना चाहिए, आपके भाषा का लहजा कैसे होना चाहिए, आपने कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, इस तरह से हम पूरा जो मार्केटिंग का जो होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपका स्टैंडिंग में कैसे खड़े रहना से लेकर आपकी वाक्य रचना कैसे होना चाहिए, आपका स्क्रिप्ट कैसा होना चाहिए, ये सभी हम एक्सपर्टाइज जो है हमारी टीम इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो जी लास्ट चुनाव में भी हमने काफी सारे जो बहुजन समाज को पॉलिटिकल पार्टियां जो है बहुजन समाज के लिए काम कर रही है, उनके लिए हमने काम किया। और इसमें हम कभी किसी से पैसा नहीं लेते हैं, ये भी हमें आपसे बता देना चाहता हूँ। क्योंकि जी क्या होता है कि एक तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां जो बहुजन समाज में काम कर रही है, वो उनको ये पता नहीं होती है कि एक्सपर्टाइज क्या होती है। मतलब जो आईटी विंग होती है वो उनको पता है, बट जो पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज जो विंग होती है जिसमें आईटी होता है, उसमें आपका बैनर किस तरह से बनना है, उसका आपका स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, उसका आपका कपड़े पहनने की, ये सभी एक्सपर्टाइज लोग उसमें होते हैं। जी और ये एक बैक टू कर्टन होते हैं इसमें, जो वार विंग होती है उसमें ही सभी लोग वो पूरे देखते हैं। उसमें आपका ट्विटर कैसा होना चाहिए, आपका फेसबुक कैसा होना चाहिए, आपका इंस्टा कैसे होना चाहिए, क्या न्यूज आना चाहिए, क्या लोगों ने न्यूज पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर में काम करते रहते हैं। तो ये हम जी काम कर रहे हैं, लास्ट चुनाव में भी हमने काम किए थे, अगली बार जो चुनाव आएगा उसमें भी हम इस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये जी हमारी जो बहुत सारी जो विंग अलग अलग हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कुछ हमारे दो साथी हैं, आईआईटी पवई मुंबई,
आईआईटी और अलग अलग जो मद्रास है, उसमें से काफी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, अजीम प्रेम जी जो है बेंगलोर में। तो इस तरह से काफी सारी हमारी टीम है। ये टीम काम करती है ना कि जी पॉलिटिक्स एक्सपर्टाइज पे, बट सोशल अवेयरनेस पे, एजुकेशन अवेयरनेस पे भी किस तरह से काम होना चाहिए उसके ऊपर में वो काम करते हैं। जी जी। और जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो है ना बहुजन समाज के हालात काफी, मतलब एक तो जनसंख्या ज्यादा है और ऊपर से सरकार भी इनकी नहीं है, और जी मतलब छोड़ते भी नहीं है। और कुछ बहुत सारे मेरे ख्याल से है ना, अभी पता लगा मुझे इसके बारे में कि बहुजन समाज के जो है ना तकरीबन 35 लाख संगठन बन चुके हैं डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, ऐसा सुना जी है। मैं जी ये नहीं कहता कि हकीकत है ये। तो मतलब मैंने जब इनसे जिनसे मेरी बात हो रही है तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपने 35 लाख संगठन, मैंने सीधी बात रखी, सीधी मतलब 35 लाख संगठन बना करके आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में धोखा किया। जी आपने धोखा किया, आप लोगों ने उसके साथ में चीटिंग किया। आप क्यों डॉक्टर अम्बेडकर ने ही आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए अपने परिवार को बलिदान किया, अपना घर बलिदान किया, अपनी जिंदगी सारी बलिदान कर दी, सब कुछ आप लोगों का नाम किया, सिर्फ किस करने के लिए भी आप लोगों को 3 कैटेगरी में इकट्ठा किया था। एसटी जी एससी ओबीसी की उसमें कैटेगरी में खड़ा कर दिया था, ताकि उससे पहले तो कोई एसटी एससी ओबीसी की कैटेगरी नहीं थी, उससे पहले तो जी कोई थी ना। तो इसमें इकट्ठा इस करके किया था आगे, ताकि ये अपनी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके ये राजसत्ता तक जा सके। लेकिन जी 35 लाख संगठनों ने बना करके 35 लाख टुकड़े कर दिए बहुजन समाज के। अब ये इसमें टुकड़े जो बटे हैं बहुजन समाज की, इसमें दुर्दशा जो हुई है, मेरा अपना मानना ऐसा है कि जो बहुजन समाज के लीडर हैं इनके कारण हुई है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? जी, आप बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज में जो लीडरशिप उपज होना चाहिए बाबा साहब के बाद में, कांशीराम साहब के बाद में, जो एक उपज होना चाहिए था, वो शायद उपज न होने की वजह से काफी सारा जो यूथ है, वो यूथ एक दिशाहीन हो रहा है। और जो पहले जिस तरह से मतलब थोड़ा एनर्जेटिक था यूथ, काम करते वक्त सोशल में हो, पॉलिटिकल विंग में हो, या फिर एजुकेशन लेवल पे काम करते वक्त जो एनर्जी रहती थी, वो जी एनर्जी न होने के कारण ही ये हमारे जो अलग अलग समाज में जो संगठन बनाए हैं और खुद को सो कॉल्ड जो लीडरशिप लोग हैं, उनके कारण ही ये समाज की दुर्दशा हुई। इससे हम इससे हम बाहर तब निकल सकते हैं जब इनकी लीडरशिप खत्म कर दिया जाए। जब तक सेनापति या जब तक सैनिक बन के रहोगे, तब तक ये लोग राजा बन के रहेंगे और लीडर बन के रहेंगे। जब इनका सेनापति और सैनिक जो है वो छूट जाएंगे, तो इनकी आपो-आप जो लीडरशिप है वो खत्म हो जाएगी। जी यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगा। और जो 35 लाख संगठन जो बन रहे हैं, तो ये बेशक हम महापुरुषों के साथ में गद्दारी ही कर रहे हैं, ना कि हम उनको कुछ न्याय और सम्मान दिलाने के लिए जो बना रहे हैं वो सम्मान दिलाने की बात नहीं हो रही है। क्योंकि जी सेम कंडीशन पॉलिटिक्स में है, सेम कंडीशन सोशल में है। बट ये मैं मानता हूँ कि इनकी लीडरशिप खत्म करने का एक सीधा सीधा उपाय ये है कि आप उनके संगठन से बाहर हो जाओ। और जब तक ये इनकी लीडरशिप रहेगी नहीं, तो फिर ये समाज से फिर प्रॉपर तरीके से काम कर सकते। जी जी। मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ, देखो उसमें एक तो क्या है कि बहुजन समाज के जो जो लड़के हैं, जो समाज के बड़े जनरेशन है, जो इसमें पावर तो है बहुत सारी, लेकिन पावर का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने बोला एनर्जी मतलब खत्म होती जा रही है, एनर्जी है नहीं, जी एनर्जी खत्म तो मिल नहीं रही पीछे से। एनर्जी कहाँ से जी मिलेगी पीछे से? जब पीछे से एनर्जी नहीं मिलेगी तो जो अंदर है वो खत्म हो जाएगी। देखिए अगर जी आदमी टूट के बैठ जाएगा या फिर छोड़ देगा, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें एनर्जी, देखो मैं एक बात बताऊँ, अगर बहुजन समाज के लड़के जो है ना, अगर जुबान के कच्चे रहेंगे, वक्त के कच्चे रहेंगे, और इसमें जो है ना ईमान के कच्चे रहेंगे, तो उनको एनर्जी जो तो खत्म हो ही जाएगी, लेकिन कभी उनको दूसरी एनर्जी नहीं मिलेगी। बिल्कुल अगर इंसान जो है ना जुबान के पक्के होंगे, ईमान के पक्के होंगे और वक्त के पक्के होंगे, तो ये तीनों चीजें उसको एनर्जी देती रहेगी। चाहे उसकी बिल्कुल तुम हार दिन जितना मर्जी आ जाए, वो कभी हारेगा नहीं, ना बैठेगा ना कभी रुकेगा। तो तीन चीजें अगर बिल्कुल याद रखे बहुजन समाज के बच्चे जो है, बहुत सारे तो देखो अपने देखा भी होगा इसमें, अपने मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका किसी का, तो बहुत सारे लीडर हैं, उनको समझ जाएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ।
ये जी बहुत जी सारे लीडर ऐसे बोलते हैं कि संगठन हमसे संगठन है और हम ही संगठन है, ऐसे ऐसे बोलते हैं बहुत जी सारे। अब जी उसका जी आपने उसका जवाब भी दिया था, मगर किसी के भाई संगठन किसी के बाप का संगठन नहीं होता है। जी संगठन है पब्लिक के पैसे से बढ़ता है, पब्लिक से जी चलता है, पब्लिक पीछे लगी है, आप लोगों को इंतजार करती है, तो एक आदमी का संगठन कैसे हो सकता है? तो उन लोगों जी को क्या जी। कहना चाहते हैं आप लोग? क्या ऐसे मतलब फालतू की बात, मैं मेरे हिसाब से फालतू बात बोलूँ ना, तो इनको क्या कहना ये तो चाहते हैं? फालतू ही बात है। ये तो फालतू ही बात है, क्योंकि इसमें कोई एक प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है। हमने देखिए, इनको वैसे भी इनका कोई लीडरशिप है नहीं समाज के अंदर में। जो जी यूथ है वो प्रॉपर तरीके से अगर मोटिवेट होते हैं, मित्रता मतलब मैत्री का प्रसार अगर प्रचार होता है, क्योंकि यूथ को मैत्री चाहिए अभी की तरह। हाँ वो इसलिए क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन, बिफोर लॉकडाउन का जो रेशो था मेंटल हेल्थ डिप्रेशन का, वो 2.4 था। अभी आफ्टर लॉकडाउन एक मोर देन 20% हो गया, मोर देन 20% आफ्टर लॉकडाउन मेंटल हेल्थ का। तो ज्यादा से पहले ज्यादा जो पहले यूथ, 2% था, पहले 2.4% था। 2.4 होगा, अच्छा जी। जी। और अभी जो है रेशो लॉकडाउन के बाद में जो रेशो बढ़ गया है, ये मोर देन 20% बढ़ गया। तो आप किसी भी एक घर छोड़ के अगर आप देखोगे तो हर घरों में आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार मिलेंगे। हर लोग जो है स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। लेकिन जो उसमें ज्यादा जो यूथ है, वो यूथ का भी काफी ग्रसित हुआ है, उसकी मानसिकता भी काफी ग्रसित हुआ है। उसका कारण ये हुआ है, मोबाइल का हम कारण बताते, लेकिन मोबाइल का कारण बिल्कुल भी नहीं। उसका कारण ये है कि जिस तरह से हम अपनी सोच बनाते हैं, उस तरह से आदमी विकसित बनता है। हमारी सोच अगर मैत्रीपूर्ण नहीं हो, हमारी सोच अगर हाई लेवल पे जो हम सोचते हैं, हमारे महापुरुषों ने इस तरह से काम किया है, अगर हम अपनी सोच अपने महापुरुषों के अनुरूप अगर नहीं बनाते हैं, तो शायद ही हम पूरी तरह से पीछे की तरफ में आ जाएंगे। और इसका जी पूरा जो इसका श्रेय जो है, जैसे आप जो काम कर रहे हैं अमेरिका में, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मैत्री बढ़ा रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैत्री के माध्यम से जोड़ रहे हैं। जो जी फ्रेंडशिप है, वो फ्रेंडशिप के माध्यम से आप जोड़ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये फ्रेंडशिप, ये फ्रेंडशिप जो होती है वो पूरी ओपनली होना चाहिए। जब जी ओपनली फ्रेंडशिप होती है, तो आदमी पूरी तरह से जुड़ता है, उसकी आइडियोलॉजी भी जुड़ती है। लेकिन जो समाज के अंदर में जो विचारधारा जिन्होंने विकसित की है, वो लीडरशिप ना कहलाने के बराबर है, क्योंकि वो लीडर है नहीं है। और उन्होंने पूरी तरह से समाज को एक अलग दिशा पे लेके गए हैं। एक ऐसे नाव पे हम खड़े हैं जहाँ पे बहुत बड़ा छेद हुआ है, पानी आ रहा है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और हम पूरी मतलब जो समतल है, पानी के समतल में हम नीचे नीचे जा रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं हो रहा है। और इससे सबसे ज्यादा जो पिछड़ापन और सबसे ज्यादा जो यूथ है, वो सबसे ज्यादा क्षति और सबसे ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक में जा रहा है। जी जी जी। तो मिथुन भाई, हम इसको करना चाहते हैं, अगर वो शो मानवता भी आपसे आपने देखा होगा, वो शो मानवता जो टीवी चैनल काम कर रहा है, इसमें जी अगर आप लोगों को कमी नजर आ रही है तो उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन हम एक वादा करते हैं बहुजन समाज के खासकर बच्चों के साथ में, अगर बहुजन समाज के बच्चे हमें एक हमें साथ देते हैं, सिर्फ एक में एक 2-3 साल के लिए लगातार साथ देते हैं, जैसे हमने आप लोगों ने संगठनों में 20-20 साल दे रखे, कहीं ना कहीं कहीं इसका साथ दे रखे हैं। जी हमें अगर 3 साल दे देते हैं बहुजन समाज के बच्चे, तो हम गारंटी से लिख कर देते हैं चीज को, ना जी कभी मायूस होने देंगे उनको। जो बोलेंगे वो काम करके दिखाएंगे, और सौ जी प्रतिशत करेंगे, 1% भी कम नहीं करेंगे उसमें से, उससे ज्यादा तो करके दिखाएंगे, कम नहीं करेंगे। जी लेकिन कभी भी उनको मायूसी नहीं आएगी, हम ऐसा काम करके दिखाएंगे। हम चाहते हैं पूरे, अपना प्लान बता था मैंने आपको, कि हम जी पूरे भारत को एजुकेशन फ्री करना चाहते हैं और हेल्थ फ्री करना चाहते हैं। उसको हम जी करेंगे कैसे, कि हम चाहते हैं कि भारत के 1 करोड़ आदमी हमें ऐसे मिल जाए जो सिर्फ 100 रुपए डोनेशन निकाल सकते हैं महीने का। जब 100 रुपए बिल्कुल डोनेशन का कितना निकालना कितना मुश्किल है बताएं। तो हम उन्हीं के फायदे के लिए निकलवा रहे हैं, ना कि अब उनको खाने के लिए, बिल्कुल अपने अपने खाने के लिए नहीं बना रहे हैं, उनको उनके बिल्कुल फायदे के लिए। क्योंकि एक आदमी का जब एजुकेशन फ्री हो जाता है, हेल्थ फ्री हो जाता है, अभी देखो आप अपना हालत देखो कि एक परिवार का जो खर्चा अगर साल का मान लो, हेल्थ का खर्चा और एजुकेशन का खर्चा कितना आता है, कम से कम भी 20,000 और 25,000 मान के चलो, 20,000 जी मान के जी चलो। तो अगर एजुकेशन उसकी फ्री होगी, हेल्थ फ्री होगी, तो कितना पड़ेगा उसको? 18,800 घर बैठे बच गया, 1,200 रुपये डोनेशन गया।
जी उसको घर बैठे में किसी ना बता, अभी इसमें ये देखो। लेकिन जो है फिर इसमें हम 5-5 हॉस्पिटल बनाएंगे हर स्टेट में, 5-5 विश्वविद्यालय बनाएंगे हर स्टेट में, 5-5 मतलब जो है फैक्ट्रियां लगाएंगे विश्व मतलब हर स्टेट में, तो कम से कम भी 5,000 लोगों को हर स्टेट में इससे रोजगार मिलेगा। और यहाँ तक कि बिल्कुल। नहीं है, टीवी चैनल में मिलेगा काम में, और इसमें जो है जो मीडिया में जो मिलेगा काम, और इसमें जो बॉलीवुड के अंदर हम जाने वाले हैं, एक फिल्म पे कभी काम, जी फिल्म के ऊपर भी काम चल रहा। तो हम तो नीचे से लेकर ऊपर तक उठा देंगे इनको सबको, लेकिन अगर साथ दें मन से, तन से, धन से, तब ये जी चले। जी हम जी। तो हम वो चाहते बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं कि मुंह से बोला इधर से किया नहीं, ऐसा नहीं चाहते। बिल्कुल हम चाहते बिल्कुल हैं कि वो चीज बोलो जो आप कर सकते हैं। या बिल्कुल। तो किसी को मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि मुंह से बोल तो देते हैं, करते नहीं है। ये सबसे जी बड़ी जी बीमारी है। ये मतलब ये इतनी बड़ी बीमारी है, इसको मतलब इतना समझना चाहिए। भाई जी मैं अगर आपसे बोल देता हूँ कि भाई मिथुन भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, और मैं उसको काम को करूंगा नहीं, भाई मिथुन मिथुन मुझे देख तो नहीं रहा है, मैं कर रहा नहीं कर रहा है। लेकिन मैं, मेरा अपना मानना ऐसा है कि मैं अपनी औकात, मैंने अपनी औकात दिखा दी आपको कि जी। मैं सिर्फ किसी काम का नहीं हूँ। मैं आपकी बात, जब मैं अपनी बात की, अपनी बोली हुई बात के ऊपर ही नहीं बुरा कर सकता, तो बिल्कुल पब्लिक को क्या करूंगा फिर मैं पब्लिक का। तो बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बताएं, इसको हमें जो प्लान को हम कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की सपोर्ट इसमें चाहिए। एक बार चल पड़ा ना काम ये, तो उसको सिर्फ बिल्कुल खुदा अल्लाह ताला रोक सकता है, और कोई नहीं रोक सकता दुनिया का ताकत। आने वाले वक्त जी तो फिर जब ये प्लान चल पड़ता हमारा, सिम कार्ड वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये टावर वगैरह, और जो सोशल मीडिया, ये सब हमारा होगा। जी तो इसमें जी थोड़ा सा आपस से आप ध्यान दें, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। जी। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इस प्लान को जो आपने कहा है, इसको हम कैसे पूरे कर सकते हैं। देश जी के अंदर में दो चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी। एक तुम्हारा, एक होता है हेल्थ डेवलपमेंट, दूसरा होता है एजुकेशन डेवलपमेंट। अगर ये दोनों चीजों फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, दोनों चीज, हेल्थ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए और एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, तो कोई भी चीज और कोई भी आदमी दुखी नहीं हो। वो जी दुखी इसलिए होता है क्योंकि हेल्थ हेल्थ में काफी सारा पैसा लगता है। बहुत सारे लोगों के पास में पैसा नहीं होता है। और जी गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, अभी जैसे पहले के जमाने में जो राजा होते थे, तो राजा का काम ही ऐसा होता है कि वो देश मतलब जो उसके लोग है, वो प्रजा है, उसका वो रक्षा जी करे। अभी अगर जी हम आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी अगर हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी में ऑलरेडी उसमें मेंशन है, जो 10 पैरामीटर्स है, कि उसमें अगर कोई भी भूखा हो, तो वो राज्य की सरकार जो है, उसकी जरूरत पूरा करने की हमी, पूरा करने की जो कोशिश है वहां उस सरकार ने करना चाहिए। लेकिन जो जी नहीं हो रहा है प्रॉपर, इसीलिए हेल्थ का जो इशू हो रहा है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और दूसरा है शिक्षा। कोई भी व्यक्ति जो होता है, अगर जब जन्म लेता है तो उसके 2 पैर, 2 हाथ, एक ब्रेन, 2 आंखें, एक मुंह, 2 कान, इससे पैदा होता है। अभी अगर हम उसको प्रॉपर एजुकेशन देते हैं, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि वो गुलाम कैसे है। मतलब उसको गुलामी का एहसास हो जाएगा अगर उसको प्रॉपर अच्छा एजुकेशन मिले। लेकिन आज के इसमें क्या हो गया कि एजुकेशन इतना महंगा हो गया कि आप कॉन्वेंट और KG1 में भी अगर जाते हैं, तो 50,000 से ज्यादा ही फीस, 1 लाख से ज्यादा फीस आपको पे करना पड़ता है। तो जब हम कॉन्वेंट में ही 1 लाख रुपया अगर पे कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बाकी बाकी तो PhD के बारे में सोचो ही मत। तो इस जी तरह से जो भारत देश के अंदर में जो पैदा माहौल हुआ है, उससे कोई भी यूथ प्रॉपर एजुकेशन लेने के कगार पे नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें एजुकेशन अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, तो उसमें इंग्लिश एजुकेशन जो है वो प्रॉपर मायने में होना चाहिए। क्योंकि आपका कम्युनिकेशन करने के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी होता है। जी कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल। हम होता है कि हमको प्रांतीय लैंग्वेज हमको आना चाहिए, हमको अच्छा होना चाहिए, ये सभी लैंग्वेज आना चाहिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ आपको इंग्लिश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंटेटिव करते हो, तो आपको इंग्लिश का इम्पोर्टेंस उस समय ज्यादा समझ में आता है। जी जब मैं तमिलनाडु में था, तो मेंटल पेशेंट को, जो मेंटली जो पेशेंट होते हैं या फिर MR होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, उनका काउंसलिंग करने के लिए बहुत बार मुझे दिक्कत होती थी। क्योंकि
मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, जो मेरा ट्रांसलेटर था वो उसको तमिल में ट्रांसलेट करता था, फिर वो सुनता था तमिल में, फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। तो ये जो दिक्कतें मुझे होती थी, इससे मैंने आसान और एक सफल तरीका ये निकाला, मैंने खुद ही तमिल सीख लिया। तो तमिल सीखने के बाद में मुझे डायरेक्टली पेशेंट और मेरा डायरेक्ट वार्तालाप होता था। तो उसके जो इमोशंस है, उसके प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है, ये मुझे प्रॉपरली समझ में आता था। अब ये लैंग्वेज हो गया तमिल। सेम मैं जब तेलंगाना गवर्नमेंट में था, तो तेलंगाना गवर्नमेंट में डॉक्टर प्रवीण कुमार जो थे हमारे स्टेट सेक्रेटरी थे, उनके साथ में मैं काम करता था, मुझे ट्राइबल एजुकेशन डिपार्टमेंट था। तो उसमें हम तेलुगु सीखना है। अभी जब मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, वो तेलुगु में बात कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो मैंने बेशक उनकी तेलुगु मैंने समझ लिया कि इस तरह से वो बात करते हैं तो समझ आसानी हो जाएगी मुझे, इसलिए मैंने सीख लिया तेलुगु, समझ सकता हूँ। लेकिन मैंने ये समझने के साथ साथ मैंने उनको इंग्लिश इतना इस तरह से पढ़ाया कि एक ऐसा ऑर्डर पास किया कि पूरे तेलंगाना में जितने भी स्टेट लेवल के थे सभी टीचर को इंग्लिश आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। तो वो उसका फर्क ये हुआ कि सभी टीचर्स ने इसको बहुत सीरियस लिया और उन्होंने इंग्लिश को अपनी मातृभाषा बनाया, और आज इंग्लिश में वो उनका अच्छा वार्तालाप हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य जो होता है कि कोई भी शिक्षा या कोई भी चीज अगर हम बोते हैं, उसको प्रॉपर लगन के साथ में हमको बोना चाहिए, और उसका प्रोडक्शन इतना अच्छा होता है अगर हम कोई भी चीज लगन के साथ में करते हैं, तो वो जो उसका फीडबैक होता है, उसका आउटपुट होता है, बहुत अच्छा मिलता है। तो आपके बातों से मैं सहमत हूँ कि फ्री एजुकेशन भी होना चाहिए, उसके साथ साथ हेल्थ सर्विसेज भी फ्री होना चाहिए। अभी ये करने के लिए अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए देता है तो बेशक ये अच्छी बात है कि वो अपने आप को आजादी महसूस करता है, आजाद नागरिक। क्योंकि गुलामों को क्या बोलते हैं ना, कि गुलामों की इतनी गुलामी की हमको इतनी आदत हो गई कि हमको यही पता नहीं कि हम कितने गुलाम हैं। मतलब हम सामाजिक गुलाम है, शैक्षणिक गुलाम है, राजनीतिक गुलाम है, सांस्कृतिक गुलाम है। मतलब गुलामी इस तरह से हमारे जेहन में भरी हुई है कि हमें पता नहीं कि गुलामी क्या है। अभी इससे अगर हमको रूबरू करना है तो हमको ऐसे लोगों को सपोर्ट लेना पड़ेगा जो प्रॉपरली फंडिंग की इस पे काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग हो और वो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट सिस्टम में काम करे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसों से नहीं चलती। और आज के इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे डिजिटल, मतलब बात करने के लिए देखो मैं आपसे डायरेक्ट डिजिटल में बात कर रहा हूँ, तो उसी तरह से फंडिंग जो होता है, क्राउड फंडिंग और अलग अलग जो फंडिंग जनरेट करने के बहुत सारे माध्यम आ चुके हैं। अगर हम उसके ऊपर में काम करते तो बेशक बहुत सारे लोग भी जुड़ेंगे, बहुत सारा फंडिंग भी आएगा जो अच्छे कामों के लिए उसका यूटिलाइज होगा और कारवा आगे बढ़ेगा। ये मैं पूरी तरह से आपको शाश्वत करना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर हम काम करें तो बेशक अच्छा काम होगा। इसको थोड़ा सा अगर मेरे ख्याल से लिखित रूप में बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा बेटर रहना, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, मुजवानी आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, तो ये कई बार दिमाग से निकल जाती है, कई बार आदमी दिमाग ना। तो ये जो है ना, हमने इसको एक और आप तो मतलब इसको जानते भी, दिमाग पंडित इंसान साइकोलॉजिकल डॉक्टर है आप, तो आपने देखा होगा जिस चीज को हम कई बार फ्री कर देते हैं ना, फ्री, वो कई बार फिर बंदा सोचता है यार क्या, अगर हमने फ्री एजुकेशन कर दिया, फ्री हेल्थ कर दिया, तो कई बार बंदा सोच कर बीमार भी नहीं होगा, वो कहने यार वो तो फ्री ज्यादा टेंशन जो होती है ना इंसान को उसके होती है जहाँ पर पैसा लगता है, कहने यार इतना पैसा लगेगा, तो वो अगर बीमार नहीं भी है ना तब भी बीमार हो जाते हैं आदमी। अभी देखो ना कोरोना का जो चल रहा है, आपने देखा कोरोना में इन लोगों ने डरा दिया था लोगों, इन लोगों ने इतना डराया कि अच्छे खासे बंदे भी बीमार हो मर गए, मतलब मर गए। हमने शुरू में क्या करा था, हमने इसमें 2-3 महीने में भी डरा से, जब मुझे पता लगा तो ये ड्रामा चल रहा है पीछे, कुछ चल रहा है, मतलब कहानी कुछ हो रहा है, ये फेक था, ये सारा सिस्टम पीछे कुछ भी नहीं था। मतलब जिस चीज को मीडिया प्रमोट कर रही है, सरकारी प्रमोट कर रही है, क्या है। और अभी आपने देखा होगा इसके पीछे की जो पैसे, मतलब जो पेशेंट जो थे, जो मरे हैं पेशेंट या कोरोना के पेशेंट निकले, उनके नाम के डॉक्टरों को पैसे मिले जी। ऐसा पहली बार हुआ है पूरे वर्ल्ड में कि जो पेशेंट के नाम के पैसे डॉक्टर को मिल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो है ना सरासर बिल्कुल ही ये फेक था इसके पीछे। तो मैं डॉक्टर से बात करता है, किसी डॉक्टर से जी, डॉक्टर साहब ये मैं तो मानता नहीं कोरोना को फेक है, कहना तुम डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ।
मैंने फिर उसको सवाल उठाया, मगर चलो मैं मान लेता हूँ डॉक्टर आप हैं, चलो मान लेते हैं कोरोना भी है। कोरोना अगर बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा मान लीजिए, तो जो लोग मर रहे हैं उनकी हड्डियां क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? उनके गुर्दे क्यों निकाल रहे हैं? उनकी किडनी क्यों निकाल रहे हैं? उनके हार्ट क्यों निकाल रहे हैं? ये बताओ मुझे। अगर वो निकाल रहे हैं तो कोरोना तो उसके अंदर फंसा होगा, फिर वो कोरोना जिसका लगाएंगे जाकर उसमें अंदर फंस जाएगा, जाकर फिर उसको मारेगा आप लोग। तो फिर वो मतलब चुप करके बैठेगा। मगर ये फालतू के ड्रामे जो है इनको मत करें, ये फिर बाद में जो है, अभी भी इसके कई बार फिर लोग समझ गए इसके बारे में। तो मतलब जितने डरा के मारे हैं ना, इतने बीमारी से नहीं मरे हैं लोग, तो डर भी बहुत है। मतलब जो मैं कहना का मतलब है कि अगर किसी चीज को हम फ्री कर देंगे तो मेरे ख्याल से उसका एक एहसास भी होगा, भाई हाँ ये तो फ्री है, कोई दिक्कत, कोई आदमी जानेगा नहीं वहां पर, तो उसका, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि जो लोग 100-100 रुपए डोनेशन करेंगे, ये उनके कॉलेज के मालिक होंगे, ये हॉस्पिटलों के मालिक होंगे। ये ऐसा नहीं है कि इधर पैसे लेकर के ये उसके मतलब जाकर भिखारी की तरह बैठेंगे वहां, ऐसा नहीं है। ये मालिक होकर जाए, जब उनके खुद के हॉस्पिटल होंगे उनके, इनके, हम तो कभी पब्लिक के हॉस्पिटल हैं, तो अपने हॉस्पिटल में जब मर्जी है वहां पर जा सकते हैं। तो ऐसा करने वाले हैं। तो इसमें जो है ना, मैं मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अब मैं, अगर हाँ विश्वास है आप लोगों को, मैं लिख कर दूंगा इस चीज को। हम जो काम करेंगे लिखित रूप में देंगे, ऐसा नहीं है कि बोल दिया और किया नहीं है। तो सिर्फ आजमा कर देखें कि जब आप लोगों ने इतने सालों से अपने लीडरों को आजमाया, एक कहने सरदार की बात की भी आजमा कर देखो तो क्या होता है जी। मतलब पलट कर रख देंगे सिस्टम को, सारा उसको। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आपसे, जैसे कि आप लोग काम कर रहे हैं, ये आप लोग कहाँ तक कामयाब हुए अपना जो काम कर रहे हैं आप लोग इसमें? जी, जैसे आपने कहा है ना कि कोई भी टर्मिनोलॉजी जो होती है मार्केट में जो आती है, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश होती है। और मेडिकल और हेल्थ में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत बड़ा करप्शन होता है। अब वो करप्शन कैसे बनता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अब जैसे बीपी होता है, बीपी शुगर का एक रेशो बनाया है कि पोस्ट लंच और प्री लंच वाला जो, तो 200 को अगर हम लेते हैं पोस्ट लंच में या फिर प्री लंच में, जो भी है उसका एक रेशो बनाया जाता है। तो अब बीपी में मान के चलते हैं कि अगर बीपी को हम 110 के माध्यम से हम नापते कि 110 है, ये नॉर्मल बीपी है, और 110 के ऊपर में अगर गई है तो ये हाई बीपी हो। अब दुनिया भर में कम से कम इतने करोड़ों लोग हैं, तो ये क्या होता है कि जो मेडिकल एसोसिएशन होता है वो हर साल डिसाइड करते हैं कि आज ना हम ये साल में हम एक जो एम है वो कम कर लेते, एक अंक कम कर लेते। तो अगर 110 बीपी नॉर्मल बीपी है, 111 गया तो हाई बीपी हो गया। तो नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, 110 से 109 पे लेके आते। तो जब एक भी अगर अंतर कम हुआ तो उसमें काफी सारे जो दुनिया भर में लोग हैं वो चपेट में आ जाते। तो वो क्या करते, चपेट में जैसे आ गए, बीपी हाई बीपी में आ गए, तो सब मेडिसिन लेना स्टार्टअप कर देते हैं। इससे ज्यादा कारोबारी बढ़ती है मेडिकल वालों की। सेम उन्होंने गवर्नमेंट को भी अपने झांसे में लिए और कोरोना को सबसे दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी बताई, जो कि कोरोना सबसे बड़ी बीमारी थी नहीं और ना है और ना कभी होगी, लेकिन दुनिया में वो सबसे बड़ी बीमारी बताए, और जिसका मात्र 0.2% लोग उससे ग्रसित हुए और मर गए। और मरे भी वो इसलिए, वो डर के वजह से। अगर वो नहीं मरते तो कोरोना दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी नहीं होती, जिसका फायदा भी गवर्नमेंट को हुआ। गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर में प्लानिंग किया। प्लानिंग इस तरह से प्लानिंग किया कि लोग हमारे देश के अंदर मर रहे हैं, आप हमको पैसा दो। और उन्होंने बड़े बड़े रिलीफ फंड बनाए, उसमें गवर्नमेंट ही मेंबर बने, जिसका अभी तक गवर्नमेंट ने कभी उसका हिसाब भी दिया भी नहीं और लोगों ने कभी उसको मांगे भी नहीं। तो जिस देश के अंदर में गुलाम लोग अगर पैदा हो तो वो देश गुलाम बनता है। जिस देश में आजाद और अच्छे मानसिकता वाले लोग अगर पैदा हो तो वो देश शासक बनता है। हमने अभी तक गुलाम ही देखे हैं, तो इसलिए गुलाम देश ही बनेगा, और जिसमें हम सरकार भी चुनेंगे तो गुलामी वाली बनेगी। और अगर हमको यहाँ से बाहर निकलना है तो हमको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो लोग सक्षम हो, सोचते हो, ओपनली सोचते हो, और जिनको लगता है कि मानवतावाद बढ़ना चाहिए देश के अंदर में,
जो महापुरुषों को संगठन और महापुरुषों की विचारधारा बढ़ाने के लिए सक्षम हो, ऐसे लोगों का अगर समूह साथ में काम करता है जिसमें अहंकार ना हो। तो हम बात कर रहे थे, बहुत कीमती बात कर रहे थे इसमें, जो है कोरोना का जो एक खेल देख रहे हैं, बहुत बहुत काम की बात बता दी है इन्होंने भी। जिस टाइम पे बीपी की बात करते हैं, और बीपी जो होता है अगर 100 मतलब 9 है तो मतलब 110 है तो वो मतलब 2 है, और एक पॉइंट अगर बढ़ जाता है तो 11 हो जाता है, तो उसको कहते हैं हाई। मतलब ये भी नहीं कहा कि 120 10 अगर 110 और 120 के बीच में हो तो चलेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर उसके बाद में कहते हैं कि अगर ये जो है ना बीपी बढ़ जाता है, मतलब 111 हो जाता है, तो वो कहते हैं हाई लेवल, मतलब हाई होगा। तो ये हरामखोरी भी देखो, मतलब एक उसमें कितने लोग फंस जाते होंगे, कितना दवाई देते हैं, दवाई में कितना करप्शन होता है, देख लीजिए। तो ये जो सारा कुछ चलता है, तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब करप्शन है इसके पीछे, डॉक्टरों के इसके पीछे करप्शन है। तो ये करप्शन जो लोग मतलब कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं, और कितने लोग इसमें बर्बाद हो चुके हैं, और जो झूठ बोल बोल करके डॉक्टर भी इसमें पैसे कमाते हैं। तो ये जो है ना, ये बर्बादी का कारण है और कुछ नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि भाई साहब जो हमारे मिथुन जी हैं वो दोबारा जुड़े, ताकि मतलब ये प्रोग्राम कंप्लीट किया जा सके। तो हम चाहते हैं कि भाई दोबारा जुड़े, और क्या जो अगर कोई और जुड़ना चाहता है इसमें प्रोग्राम में तो दोबारा जुड़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, ये मिथुन, डॉक्टर मिथुन जी थे, ये मतलब साइकोलॉजिकल डॉक्टर भी हैं, ये पहचानते भी हैं कई बातें। और हम तो खैर इतना पढ़े, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये काफी पढ़े लिखे भी हैं और इनके पास में ज्ञान भी है। मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब डॉक्टर हैं तो डॉक्टर तो काफी अच्छी मतलब पहचान रखते हैं, ज्ञान की भी रखते हैं, और ध्यान मतलब ये सब कुछ पकड़ लेते हैं चीजें। तो मैं इतना चाहता हूँ कि जो चल रहा है सारा कुछ ये, तो अभी जो है मिथुन जी का हमारा कनेक्शन कटा है, ये देखते हैं दोबारा जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर ये दोबारा जुड़ेंगे तो ज्यादा है, इसको प्रोग्राम को आगे रखेंगे। ये तो ये काटना पड़ेगा हमें, तो लेकिन हम इतना इतना कहना चाहते हैं, देखो भारत में जो चल रहा है, हालात इतने खराब हुए पड़े हैं, भारत में इतने हालात खराब हैं कि हमने इसको नाम दिया था कि भारत के लोग कैसे निकलेंगे इस दलदल से, भुखमरी की दलदल से, गरीबी की दलदल से कैसे निकलेंगे भारत, ये हमने टाइटल दिया था। तो जब हम इसमें बात कर रहे हैं कि टाइटल जो है इसका भुखमरी और गरीबी, तो इन्होंने जो काम की बात बताई है इसमें जो है कि ये जो मतलब डॉक्टर जो है इसके ऊपर भी कितना करप्शन है इसके बीच में, ये डॉक्टर ही जानते हैं, हम तो नहीं जानते। लेकिन हमने देखा था इसमें पिछली बार जो है, वो दवाइयाँ जो है, जो 10 रुपए का पत्ता आता है, उस पर किसी में 1000 लिखी होती है पत्ते पे, किसी पे कितना लिखा होता है, जो देखा भी होगा आप लोगों ने। तो ये भाई साहब ने बहुत काम की बात बताई कि अगर एक पॉइंट बीपी का ऊपर बढ़ जाए तो उसको हाई बता देते हैं, आज अगर एक पॉइंट नीचे लो बता देते हैं। ये नहीं कहते कि 110 के और 150 के बीच में होगा वो लो हो, मतलब वो नॉर्मल होगा, ऐसे नहीं बताएंगे। सिर्फ एक पॉइंट बढ़ गया तो दवाई देते हैं, तो उसको उसके पीछे सब कुछ कहना चाहते कर रहा जी। तो इसीलिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो हमारे महापुरुषों ने हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिया है, हमारा कॉन्फिडेंस। अब कोई भी चीज में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं है बहुजन समाज में जिन्होंने तकलीफ नहीं सहा। हमको महापुरुषों ने बताया है कि तकलीफ कैसे सहन कर सकते। तो उसके लिए हमारा जो माइंड है इतना मजबूत है, इतना विकसित है कि अगर ये हमारा कॉन्फिडेंस इस तरह से बरकरार रहा तो कोई भी चीज हमको डगमगा नहीं सकती, कोई भी चीज। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया ना बीपी का। आप भी अगर आपका बीपी चेक करोगे ना सर, तो आपका भी बीपी हाई बीपी बताएगा। मेरा भी बीपी अगर मैं चेक करूंगा ना, तो मेरा भी बीपी हाई बीपी चेक करेगा। मेरे बहुत सारे दोस्त है, मैंने उनको मना करता हूँ कि बीपी चेक मत करना गलती से, शुगर चेक मत करना गलती से। अगर आपने एक बार भी अगर आपने शुगर चेक किया और गलती से, उसमें एक्सपर्टाइज लोग नहीं होते, उसमें देखते हैं लोग ये है, इसको हलाल करना चाहिए। जैसे ही हॉस्पिटल में गया, इसने बीपी चेक किया, तुरंत बताएंगे कि आपका बीपी हाई है, आपको ये मेडिसिन स्टार्टअप करना पड़ता है। आज के दिन के बाद में आपका मेडिसिन चालू होता है, लेकिन आज तक आपको कोई नहीं बताता कि आपको बीपी है। तो वो इंसान हो रहता है, वो खौफ में जीना चालू कर देता है। लेकिन उसके उस दिन के पहले वो कॉन्फिडेंस में जीता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जब मुझे सांप पकड़ना नहीं आता, मुझे सांप से बहुत डर लगता था पहले।
फिर मैंने क्या किया, शुरू शुरू में मैंने सांप पकड़ना शुरू किया। अभी बहुत सारे मैं सांप पकड़ना शुरू, मतलब मैं सांप पकड़ता हूँ, कोबरा से लेके काफी अलग अलग सांप पकड़ता हूँ। तो जब मेरे अंदर में डर था कि सांपों को देखने के बाद में, लेकिन अभी सांप पकड़ते वक्त तो मुझे डर नहीं लगता है, मैं खत्म हो गया। तो हमने उसी गांव में किसी एक इंसान को सांप ने काटा था, वो नॉन पॉइजनस स्नेक था। लेकिन जब उसको 1 महीने तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब 1 महीने के बाद में किसी ने देखा, अरे बोली ये सांप ने काटा है और ये सांप के ही दांत है, देखो। तभी तक 1 महीने तक वो बंदे को कुछ नहीं हुआ, और 1 महीने बाद जब उसको बताया गया कि ये सांप ने काटा, दूसरे दिन बाद उसको हार्ट अटैक आया। मतलब वो हार्ट अटैक से ही मर गया, डर की वजह से मर गया। तो हमारे महापुरुषों ने हमको डर के आगे क्या है, डर के आगे जीत है, लेकिन जीत करने के लिए भी हमको मेहनत करना पड़ता है। ये चीज हमको हमारे महापुरुषों ने बताया है। अगर हम उसके आदी अगर हो गए ना, तो बेशक हम दुनिया के हुक्मरान समाज हो सकते हैं, और हमें वो ताकत है अच्छी तरह से। और मैं तो आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत सालों से इस तरह से काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, इंडिया में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमको जोड़ने की जरूरत है, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा हम जाने की जरूरत है। और बहुत बड़े लोग, मतलब ये हमारा प्लेटफॉर्म एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप वहां से और मैं यहाँ से हम जुड़ रहे हैं। हम एक दूसरे को हम जानते हैं, मन से हम एक दूसरे के आदर सम्मान के लिए हम जीते हैं, एक दूसरे का हम रिस्पेक्ट करते हैं। और हम रिस्पेक्ट बता के नहीं, हम ओपनली रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम भाईचारा बढ़ाते हैं, हम मानवतावाद के लिए काम करते हैं। तो बेशक हम अगर इस तरह से सभी अगर लोग सोचते ना, तो हम एक दूसरे को साथ में आगे चलकर जरूरत से ज्यादा हम हुक्मरान बन सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, इसमें क्या होता है ना भाई साहब, मतलब हम हर एक इंसान चाहता है कि मेरे अंदर मतलब मेरी जिंदगी में खुशी आए। हर एक इंसान चाहता है मैं परेशान न रहूं, लेकिन काम क्या है, वो परेशानी भी करते हैं हमें भी इस बात का इल्म अभी हुआ कि भाई सारी जड़ कहाँ से है। और मैंने फिर इसको थोड़ा लिखा भी है, मैंने बहुत आर्टिकल लिख दिए, बहुत किताबें लिखी, मैं 5 किताबें मेरी मार्केट में आ चुकी है। अब मतलब ये समझ लीजिए कि ज्ञान का भंडार खुद का अंदर से। एक अभी मेरी किताब रिलीज हुई है कल परसों भी, इसमें अमेजोन पे है। अमेजोन पे मेरी पहले एक किताब 17 लैंग्वेज में आई है, एक अभी मेरी है इसमें इंग्लिश में आई है। उसका नाम है, वो वर्ल्ड में पूरे काम करेगी, उसका नाम बताता हूँ मैं। जो ये बहुत कीमती किताब है, उसमें हिंदी में कहते हैं तो परिवारों की, विश्व की और वर्ल्ड की समस्याओं का क्या समाधान है, ये इसका किताब का नाम है। तो इसमें जो है इंग्लिश में लिखी, इंग्लिश में ये अभी जो रिलीज हुई है, इसका नाम है व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द सीरियस डिस्प्यूट विद हिम, फैमिली एंड द वर्ल्ड। तो इंग्लिश में मैंने कराई है, तो ये भी मेरी 5 किताबें। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, ये काम जितना मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ कर 15 घंटे काम कर रहा हूँ, गैस स्टेशन पर काम कर रहा हूँ, 15 घंटे काम करता हूँ गैस स्टेशन, उसके बाद भी आपसे बात कर रहा हूँ बैठ गया। जी बिल्कुल। अब मेरे को क्या मिलेगा? तो लेकिन मैं 15 घंटे काम, एक गैस स्टेशन में काम करने के बाद में 15 घंटे काम करने, उसके बाद में आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं 5 घंटे सोने को मिलते हैं मेरे को। क्यों कर रहा हूँ मैं मतलब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मुझे पता लगा कि इस जगह पर बैठा हूँ, यहाँ पर बैठ कर मैं कुछ कर सकता हूँ। तो 2016 तक की बात बताऊँ मैं, जब यहाँ तक 2016 तक मैं खाता रहा, पीता रहा, सोता रहा, 2016 तक कुछ नहीं किया आपने, ऐसे रहे पहले। तो 2016 के बाद में मुझे थोड़ा लगा भाई यार मैं तो यहाँ पर मस्ती मार रहा हूँ, यहाँ पर किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, राजा महाराजा की जिंदगी जी रहा हूँ। फिर मेरे को समझ पहले जिसने जो गुरुओं के कारण यहाँ पर पहुंचा है, उनके लिए क्या किया, और मेरे बहुजन समाज के लोग जो है, करोड़ों लोग आज गुलामी पिस रहे, उनके लिए क्या किया जी। तो फिर समझ आई है भाई। फिर उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया, लिखने का, पढ़ने का, बोलने का। अब 2019 में वॉइस ऑफ मानवता स्टार्ट किया। इसका नाम हम वॉइस ऑफ खालसा रख सकते हैं, और भी रख सकते हैं। वॉइस ऑफ मानवता क्यों रखा? क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज, बिल्कुल, इसलिए हमने इसको आवाज में इसमें रखा। तो बहुत सारे मजाक भी करते हैं, वो वॉइस ऑफ मेघराज सिंह भी है जो है ना, वॉइस ऑफ मानवता और वॉइस ऑफ मेघराज। और इसको ये भी कह सकते हैं, वॉइस ऑफ मूल निवासी भी कह सकते हैं। तो उसको जो से भी मतलब आप जोड़ना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि हमने जो है, बात मैं ये बोलता था आपको कि हर आदमी सुकून चाहता है,
खुशी चाहता जी है लाइफ में। आएगा कहाँ से ये नहीं पता। अरे गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं बहुत सारे, उनको जी एक गौतम बुद्ध का आपने भी सुना हुआ है स्लोगन है कि अप दीपो भव। तो इसका मतलब है कि जी खुद का दीपक खुद बनो। अगर कोई अगला जी सवाल करता है कैसे, कैसे बनेगा खुद का दीपक, तो फिर चित है। पहले मैंने बहुत सारे जितने बनते हैं उनसे बात की है मैंने कि भाई अगर जी गौतम बुद्ध तो कह गए हैं कि आपका अपना दीपक खुद बनो, पर कैसे, कैसे बनेगा। मतलब मैं इसका सिर्फ सिंपल आंसर दे रहा हूँ आपको। अगर अंधेरा है घर में तो लाइट जी जलाने से ही अंधेरा जाएगा। बिल्कुल। अगर लाइट के बिना और जितने भी साधन है, डंडे ले आओ, लकड़ी ले आओ, मिट्टी ले आओ, जो मर्जी ले आओ, नहीं जाएगा। तो अंधेरा जाएगा तो लाइट से जाएगा। ऐसे ही लाइट से जाएगी। अगर खुशी लेना चाहते हैं जिंदगी में, तो सच एक ऐसा दीपक है, एक ऐसा प्रकाश है जिसकी जिंदगी में सच आ जाएगा, उसकी जिंदगी में कभी दुख होगा, दुख नहीं आएंगे पर प्रकाश हो जाएगा। दिमाग में प्रकाश, बिल्कुल उसकी जिंदगी में प्रकाश होगा। तो सच बोलना, सच लिखना, सच ही दूसरों को सुनाना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। सच जो है क्या करेगा, बहुत सारे कहेंगे सच बोले, आपको देखा होगा अगर आप किसी को कहेंगे ना या सच बोलना जी चाहिए, ईमानदार से काम करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, तुम बड़े हरिश्चंद्र बने फिर रहे हो, तुम बड़े मतलब सच देगा क्या, ऐसे बोलेंगे। जी सच ना, सच हमें क्या देगा। तो जी उनको सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ सच क्या देता है। पहले झूठ ने क्या दिया है वो बता देता है, मैं उसको इतना बताता हूँ झूठ ने हमें क्या दिया उसको सुन लो पहले। झूठ ने हम्म, हमें दी है बेईमानी, दी है तन्हाइयां, दी है चिंताएं, दी है लालच दिया है, और ये जो छल कपट दिया है, असमानता दी है, जात पात दी है, ये सब झूठ ने तो दिए ना। जी 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 तो सच क्या देगा फिर, सच देगा ईमानदारी देगा, सब्र देगा, मोहब्बत देगा, भरोसा देगा। दयालुता देगा, ये सच जी देगा। तो फिर जीवन कहाँ जाएगा, तो नीचे से लेकर सीधा आसमान तक पहुंच जाएगा जीवन। तो ऐसा मैं कहें भाई इसमें जो सच्चाई है और ईमानदारी, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे महापुरुषों ने, उनके पास में पावर कहाँ से आती थी, सच्चाई और ईमानदारी से। जी अगर नौजवान, आजकल के नौजवान अगर नौजवान इस सच्चाई और ईमानदारी को अपना ले, तो उनको पावर की कभी कमी नहीं होगी। एनर्जी इतनी मिलेगी उनको कि वो कभी ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना कभी झुकेंगे, ना कभी बिकेंगे किसी के बिल्कुल। सामने। जी क्योंकि जो लोग बिक जाते हैं, जो झुक जाते हैं, ये समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं और खुद को नुकसान बिल्कुल। करते हैं। तो भाई साहब लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, बताइए कुछ इसमें, लास्ट में कुछ संदेश और देना। लास्ट में हमने क्या है कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट को अभी हम एक लाइब्रेरी एजुकेशन प्रोजेक्ट के नाम से मैंने काम शुरू किया है। जी तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं, उसमें अलग अलग जो गांव है वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके साथ में अभी हम काम कर रहे हैं। जी तो उसमें मैं एक CSR फंडिंग के माध्यम से कुछ मतलब मैं ऑलरेडी कुछ मतलब प्रपोजल बनाता हूँ, प्रपोजल सैंक्शन भी करा के देता हूँ। जी तो अभी ये मैं जो है कि बच्चे पढ़ना चाहिए, एजुकेशन लेवल पे अच्छा होना चाहिए, तो जिससे और भी लोगों को जुड़ सके और अलग अलग स्टेट और अलग अलग नेशन के साथ में जुड़ सके। तो हमने और 3 जिलों में लाइब्रेरी एजुकेशन प्रोजेक्ट स्टार्टअप किया है, जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, काफ़ी सारे यूथ जुड़े हैं और 5th क्लास से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चे हैं और काफ़ी होनहार बच्चे हैं। और सुबह उठते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं और कंटिन्यूसली वो अच्छी बातें डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति मैत्री भावना रख रहे हैं और ये सभी चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे हैं। जो भी आप बातें बताते हैं वो बातें मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ कि इस तरह से जो बातें हैं, इस तरह से हम कर रहे हैं, आपके बारे में बताते रहते हैं, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है और मोटिवेट करते रहते हैं कि और एक बार हम आपके साथ में भी उनका एक रूबरू करा देंगे बच्चों का। तो ये हम चाहते हैं कि जो भी एक मिशन हम काम कर रहे हैं मिलकर काम करते हैं और बड़े लेवल पे काम करते हैं। जी धन्यवाद। हम भी वादे के साथ में कह सकते हैं कि अब अगर आप जो मैंने प्लान बताया है, अगर उससे भी बड़ा प्लान जी आपके पास में है कोई, तो जी 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 हम आपका साथ देंगे। अगर इस प्लान से बहुजन समाज को कुछ फायदा मिलता है, उस जी हर काम को हम करेंगे जिससे लोगों को फायदा मिले। हम ये नहीं बिल्कुल। चाहते कि हमारे प्लान के साथ में चले, ऐसा नहीं है। हम जी चाहते हैं कि आपके पास में या और किसी के पास में इससे भी बड़ा प्लान है जो मतलब पूरे भारत को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो हम उस पर काम करें। हम तो लेकिन जी करेंगे जरूर, इतना है कि हम मिलकर करें बिल्कुल। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जी मिलकर करेंगे तो फिर ये तो दुनिया, तो मतलब दुनिया तो आने जाने वाली चीज है ही, लेकिन याद रखें या इसकी चीज को कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इसको हम कामयाब भी हो जाएंगे
इसको हम आपको मैंने एक शायरी लिखी थी इसके ऊपर, एक बताता हूँ आपको कि भारत के बहुजन समाज, गरीब समाज से ही, गरीब समाज के पैसे से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे और भारत के गरीब लोगों को एक दिन हम भारत का बादशाह बनाएंगे। जी। तो बादशाह कैसे बनेगा? बादशाह सच्चाई से नहीं, ईमानदार से बनता है, अंदर से बादशाह बन जाएगा। जब उसकी जिंदगी में खुशहाली आएगी तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि सब्र से बादशाह बनता है। ये तो भिखारी लोग बैठे हैं, जो अडानी अंबानी, ये सब भिखारी लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये तो अंदर से परेशान है, मोदी परेशान है, सब परेशान है। तो ये दिखने में तो पैसे बड़े हैं, लेकिन भिखारी के नंबर के। असली राजा वही होता है जो सब्र हो, संतोष हो, जो सुकून से सो जाए। तो जी आपका स्पेशल धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं ऐसे ही दृढ़ता से, सच्चाई से काम करते रहेंगे। और इन मिशन के लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, ताकि इस भारत मिशन में, मतलब मेरा साथ नहीं, इस मिशन का साथ देना, क्योंकि मिशन को भारत में फैलाएंगे। और याद रहे, अभी आपने देखा भी होगा इसमें कि जो ये बहुत सारे काम चल रही है कि 8वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ा दो ऐसे ही, मतलब बिना पास किए उसको, मतलब बिना कुछ करे पास कर दो उसको। तो ये बच्चों की जिंदगी के लिए, जिंदगी में बहुत बड़ा एक घपला चल रहा है, उनकी जीवन को तबाह करना चाहते हैं। क्योंकि 8वीं तक अगर बच्चा बिना पढ़े पास हो जाएगा तो 9वीं में करेगा क्या जा करके? 9वीं में फिर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो ये लाइफ बच्चों के साथ हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। इस धोखे से भी बचाएंगे बच्चों को, और बच्चों को हम जरूर निकालेंगे। तो ये मिशन जो है, आप लोगों का अपना मिशन है, बहुजन समाज का मिशन है, तो इसमें जरूर साथ दें। तो जी आपका स्पेशल धन्यवाद और उम्मीद करते हैं ऐसे जुड़े रहें साथ में। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू।